बम बम भोले, बम बम भोले। आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन है, जिसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से यात्रियों का तीसरा जत्था नुनवन बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। तीसरे जत्थे में कुल 4,812 श्रद्धालु 259 वाहनों के काफिले के साथ बालटाल और नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना हुए। इनमें 2,041 श्रद्धालु बालटाल मार्ग से, जबकि 2,771 श्रद्धालु से कल पवित्र गुफा के लिए निकलेंगे। वहीं चौथे और पांचवें जत्थे के श्रद्धालु भी जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पहुंचने लगे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जो जितने भी यात्री आए हैं बहुत उत्साह के साथ आए हैं। तत्काल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अच्छा महसूस हो रहा है, देखेंगे आगे बाबा की क्या मेहरबानी होगी। उत्साह तो बहुत है, भोले बाबा बुला रहे हैं तो जरूर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। आज बालटाल और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु पूरे रास्ते हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग में हर जगह जरूरी इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती, मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गयी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम अनुकूल रहने से यात्रा सुचारू रूप से जारी रही। श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ कठिन पहाड़ी रास्तों पर अपनी यात्रा शुरू की। यात्रियों का कहना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए एक पवित्र अवसर है। यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। भगवान से ही प्रार्थना होगी कि पूरे देश को खुशी रखें। अमरनाथ यात्रा के दौरान बुजुर्ग, बीमार और पैदल चलने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए पालकी सेवा बड़ी मददगार साबित हो रही है। स्थानीय कश्मीरी लोग श्रद्धालुओं को पालकी में बैठाकर कंधों पर उठाते हैं और पवित्र गुफा तक पहुंचाते हैं। बांस की मजबूत डंडियों और बीच में लगी कुर्सी से बनी इस पालकी को 4 लोग मिलकर कठिन पहाड़ी रास्तों से लेकर जाते हैं। इसकी मदद से ऐसे श्रद्धालु भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर पा रहे हैं, जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते। ये सेवा श्रद्धालुओं के लिए राहत का काम कर रही है। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। हर साल बड़ी संख्या में कश्मीरी युवक इस काम से जुड़ते हैं और श्रद्धालुओं की मदद करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने मुनक नहर क्षेत्र में चल रहे विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनवरी से काम शुरू हुआ है और हमारा लक्ष्य है कि छठ पर्व से पहले मुनक नहर पूरी तरह स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर स्वरूप में तैयार हो। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में और तेजी लाई जाए, गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और समय समय पर प्रगति की समीक्षा होती रहे। साथ ही स्थानीय नागरिकों से भी नियमित फीडबैक लिया जाए, ताकि जरूरत के अनुसार तुरंत सुधार किया जा सके। वहीं मुनक नहर का कायाकल्प हमारी सोच का विस्तार है, जिसमें विरासत का सम्मान, प्रकृति का संरक्षण और जन सुविधाओं का सशक्त निर्माण साथ साथ आगे बढ़ता है। सीएम रेखा गुप्ता ने मुनक नहर क्षेत्र में चल रहे विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनवरी से काम शुरू हुआ है और हमारा लक्ष्य है कि छठ पर्व से पहले मुनक नहर पूरी तरह स्वच्छ, व्यवस्थित और बेहतर स्वरूप में तैयार हो। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में और तेजी लाई जाए, गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और समय समय पर प्रगति की समीक्षा होती रहे। साथ ही स्थानीय नागरिकों से भी नियमित फीडबैक लिया जाए, ताकि जरूरत के अनुसार तुरंत सुधार किया जा सके। वहीं मुनक नहर का कायाकल्प हमारी सोच का विस्तार है, जिसमें विरासत का सम्मान, प्रकृति का संरक्षण और जन सुविधाओं का सशक्त निर्माण साथ साथ आगे बढ़ता है। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 23 नए नामों को आतंकवादी घोषित करते हुए गजट अधिसूचना जारी की है। लिस्ट में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जुड़े कई ऑपरेटिव शामिल हैं। इनमें मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसद्दिक, मुफ्ती मोहम्मद, असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी, फिरदौस अहमद भट्ट और बिलाल अहमद मीर जैसे नाम प्रमुख हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन पर आतंकी भर्ती, प्रशिक्षण, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई,
घुसपैठ कराने और भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने या उनमें मदद करने के आरोप हैं। इस लिस्ट में नगरोटा आर्मी कैंप और 2022 के सुंजवान आर्मी कैंप हमले में शामिल आतंकियों के भी नाम हैं। आगरा से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आरोप है कि एक पत्नी ने न सिर्फ अपने पति की बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसकी लाश को घर के ही बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। पति सुरेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस करीब 45 दिनों तक उसकी तलाश करती रही, जबकि आरोपी रूबी लगातार पुलिस को गुमराह करती रही। आखिरकार सच सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने घर में खुदाई कर कंकाल बरामद किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक रोज रोज की मारपीट और शराब के नशे में होने वाले अत्याचार से तंग आकर पत्नी ने ही पति की हत्या कर दी और शव को घर में ही गाड़ दिया। दिल्ली के शहादरा साउथ जोन के शहादरा वार्ड स्थित श्रीराम कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान झुकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महज 22 गज के प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण कार्य किया गया। मामला सामने आने के बाद एमसीडी के बिल्डिंग विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। झुके निर्माणाधीन मकान के मामले ने एक बार फिर से एमसीडी के बिल्डिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी शहादरा वार्ड में ओवर हाइट बिल्डिंग का मामला सामने आया था। एमसीडी की कथित लापरवाही को प्रमुखता से उठाया गया था। अब निर्माणाधीन मकान के झुकने की घटना ने एक बार फिर से शहादरा साउथ जोन के बिल्डिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पानीपत जिले में पूर्व सरपंच के पेट्रोल पंप पर 7 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कार से पहुंचे और पेट्रोल पंप पर मौजूद सेल्समैन को बंधक बना लिया। उसका आईफोन भी तोड़ डाला और उसके बाद बदमाश उसे पिस्तौल के बटों से पीटते हुए पेट्रोल पंप के ऑफिस में ले गए और सीसीटीवी कैमरों के रुख बदलकर गले से करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी लूट ली। वारदात के बाद बदमाशों ने पेट्रोल पंप से ही अपनी कार की टंकी को फुल किया और फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद सेल्समैन ने सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश में दौड़ लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। हैरानी की बात ये रही कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त पेट्रोल पंप का मालिक पंप के पीछे कमरे में सो रहा था, लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल कार्यालय शास्त्री पार्क के बाहर शुक्रवार को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स यानी कि एफएमजी ने इंटर्नशिप आवंटन में देरी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बावजूद उन्हें अब तक इंटर्नशिप आवंटित नहीं की गई है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। डॉक्टरों ने तख्तियां लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट समय सीमा और नियमित अपडेट की मांग की है। हालांकि इस पर डीएमसी की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सीएम रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल के नवनिर्मित फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का लोकार्पण किया। करीब 4 करोड़ की लागत से विकसित इस अस्पताल का उद्देश्य राजधानी के लोगों को बेहतर और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। अस्पताल में 6 बेड डे केयर सेंटर और साथ ही साथ 12 कंसल्टिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सुविधाएं भी शुरू की गई है। मरीजों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था और चेयर लिफ्ट भी उपलब्ध करवाई गई है। सीएम ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 8,300 करोड़ रुपए की स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना को मंजूरी दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है कि ये 7 वर्षीय परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2023 तक सभी जिलों में लागू होगी। इसमें 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक
और 35% राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। योजना के तहत परिवहन, सड़क धूल, निर्माण और ध्वस्तीकरण, कचरा, ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डेटा एनालिसिस और साथ ही साथ ICC जैसी प्रणालियां स्थापित होंगी। पुराने वाहनों को हटाने और ई वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया और दिल्ली ईवी नीति की पुस्तिका यानी कि बुकलेट का विमोचन भी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना और लोगों के लिए ईवी अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि नए ईवी सब्सिडी पोर्टल के जरिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि नई ईवी नीति और पोर्टल से राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक यात्री परिवार और कुछ ट्रांसजेंडर लोगों के बीच जमकर झगड़ा और धक्का मुक्की होती दिखाई दे रही है। रेलवे पुलिस के मुताबिक ये घटना 30 जून की रात करीब 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ब्रह्मपुत्र मेल की जनरल बोगी में सीट लेने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। मौके पर मौजूद RPF जवानों ने तुरंत पहुंचकर भीड़ को हटाया और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद सभी यात्री ट्रेन में सवार होकर चले गए। रेलवे पुलिस का कहना है कि परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है और इस मामले पर कोई PCR कॉल भी नहीं मिली। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि हो चुकी है और दोनों पक्षों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बैट BMS ऐप पर केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने न्यूज 18 इंडिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि चैनल ने सही समय पर इस मामले को उजागर किया, जिसके बाद सरकार ने ऐप को बैन करने का फैसला लिया। परिवहन मंत्री ने साफ कहा कि दिल्ली में इस तरह की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आदेश के बाद जो भी कानूनी और उचित कार्रवाई होगी, दिल्ली परिवहन विभाग उसे पूरी गंभीरता से लागू करेगा। पंकज सिंह ने कहा कि सरकार को जानकारी मिली है कि ऐप को बैन कर दिया गया है और अब केंद्र के निर्देशों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले तो मैं न्यूज़ 18 को इसके लिए धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने इस चीज़ को उजागर किया और इसके बाद हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला और इस पर सरकार ने एक्शन लिया, हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग ने लिया, दिल्ली पुलिस ने लिया। अब भारत सरकार ने उस ऐप को बंद करने का प्ले स्टोर से डिसीजन भी ले लिया और आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में इन दिनों ई-रिक्शा चालकों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कई चालकों का दावा है कि उनके ई-रिक्शे चलते चलते अचानक बंद हो रहे हैं। बीच सड़क वाहन रुक जाने से न सिर्फ उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, बल्कि यात्रियों को भी सफर के दौरान भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या ने चालकों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। इस पूरे मामले पर ईवी एक्सपर्ट मोहित यादव ने बताया कि रिक्शा की बैटरी को नियंत्रित करने वाला BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐप मूल रूप से बैटरी की निगरानी, सुरक्षा और तकनीकी खराबियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हाल ही के दिनों में इसके गलत इस्तेमाल की शिकायतें सामने आ रही है। उनका कहना है कि यदि इस ऐप के जरिए बैटरी को रिमोट तरीके से लॉक या नियंत्रित किया जाता है तो चलते हुए वाहन भी अचानक बंद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति न केवल चालक की आजीविका पर असर डालती है, बल्कि सड़क पर मौजूद यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने संबंधित कंपनियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जल्द समाधान निकालने की अपील की है, ताकि चालक बिना किसी डर के अपना काम कर सके और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति को आरोपी बनाया है, जिसने कथित तौर पर वारदात के बाद खुद पर भी चाकू से हमला कर लिया। घटना सरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बे की है। शुरुआती जांच में गृह क्लेश और पैसों के विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक
आरोपी पति गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं निशा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है और पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली निशा खुद को इंस्टाग्राम रील क्रिएटर और ब्यूटिशियन बताती थी। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने लॉजमेंट सेंटरों पर ठहरने, भोजन, पेयजल, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी पूरे सेवा भाव से यात्रियों की मदद में जुटी है। ओम श्री नीलकंठ महाराज तरन तारण समिति पिछले 14 वर्षों से लगातार निःशुल्क लंगर लगाकर बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। समिति का कहना है कि श्रद्धालु की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और ये सेवा आगे भी निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने सांबा जिला प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। उनका कहना है कि सुरक्षा, आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन बेहद व्यवस्थित है, जिससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, सुगम और आरामदायक हो गई है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन और सेवा में जुटी संस्थाओं का आभार जताते हुए कहा कि बेहतर व्यवस्थाओं के कारण वे पूरी यात्रा के दौरान खुद को सुरक्षित और निश्चित महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गुलाबगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जहां एक टिप्पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू हुआ। हादसे के समय टिप्पर पे 4 लोग सवार थे। सभी घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकालकर SDH अथोली पद्दर पहुंचाया गया, जहां अनिरुद्ध सिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल दीपक कुमार को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल किश्तवाड़ रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हादसे में सुपूत सिंह और रविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। इस हादसे पर पद्दर के विधायक सुनील कुमार शर्मा ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और स्वास्थ्य अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सेक्टर 75 इलाके में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार में सवार तीनों युवक मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। हरियाणा के रोहतक से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां शिमली गांव में प्रशासनिक टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। यहां सरपंच और अधिकारी पंचायती जमीन पर प्लॉट काटने पहुंचे थे, लेकिन तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों की बरसात कर दी। इस अचानक हुए हमले में सरपंच समेत 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल दहला देने वाली इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग सरेआम गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर पुराना विवाद था, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गया। फिलहाल पुलिस ने वीडियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और गांव में सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। यूपी के शामली से बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जहां कैराना कस्बे में एक कच्चा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से मजीद कॉलोनी में घर की कच्ची छत अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में अपने मायके आई 25 साल की शाहजहां नाम की महिला की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि उसके 2 मासूम बच्चों समेत परिवार के 4 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त महिला घर के अंदर खाना बना रही थी, तभी ये जोरदार धमाका हुआ और पूरा परिवार मलबे के नीचे दफन हो गया। चीख पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने भारी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक महिला दम तोड़ चुकी थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साइबर ठगों के खिलाफ नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां डिजिटल ठगी करने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए इन आरोपियों पर आईजीएल कंपनी के फर्जी कर्मचारी बनकर लोगों को चूना लगाने का बड़ा आरोप है। इन बदमाशों ने गैस बिल भुगतान के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भेजे और पलक झपकते ही 21 लाख रुपए से ज्यादा की मोटी रकम साफ कर दी। पुलिस की गिरफ्त में आए सचिन, शहनवाज, शिवम और शुभम नाम के ये आरोपी भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। ये शातिर अपराधी महज 10 से 20% कमीशन के लालच में साइबर ठगों को क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनमें लाखों का हेरफेर होता था। फिलहाल पुलिस ने इनके बैंक खातों में आए 6.5 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं और इस पूरे गिरोह की बाकी के मददगारों की तलाश तेज कर दी है।